मारा छैल भवर रो कांगसियो पणिहार्या ले गई रे। महारा आलिजा भवर रो कांगसियो पणिहार्या ले गई रे। पणिहार्या ले गई रे छैल बरणिया ले गई रे। महारो आलिजा भवर रो कांगसियो पणिहार्या ले गई रे। कांगसियो यह राजस्थान की कला एवं संस्कृति का लोकगीत है। तो आइए इसी लोकगीत के साथ हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जहन में बिठा लेना और ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या सर? क्या आज से हमारी क्लास का आरंभ हो रहा है और इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको करवाऊंगा राजस्थान का इतिहास। और इस राजस्थान के इतिहास को इतनी ताकत के साथ कवर करना है कि एग्जामिनर की इतनी औकात ना बने कि वो ऐसा प्रश्न दे जो हमसे न हो। इतना लेवल से करेंगे, बहुत बढ़िया बेहतर ढंग से हम, क्योंकि अब हमारे पास अच्छा समय है तो करें समय का उपयोग। सुनना ध्यान से, इस क्लास के आप साथ साथ नोट्स बनाओ। यह क्लास में आपको कंप्लीट राजस्थान का इतिहास करवाऊंगा, प्लस इसके कोई भी नोट्स वोट्स होंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करवाना चाहूंगा। वैसे तो क्लास में बनवाऊंगा, बाकी जो होंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके बाय अजय सर नाम से। यह जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा। तो आइए मेरे सूरवीरों, युद्ध का आगाज हो चुका है, युद्ध के मैदान सज चुके हैं। हम आरंभ करते हैं राजस्थान का इतिहास। चलिए जुड़िए, बिल्कुल देखो सुनिएगा ध्यान से। पहले बात क्या बताना चाहता हूं, 1 मिनट सुनिएगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, हमारे पास एक नाम आया है और सर कहोगे नाम क्या आया है? नाम आया है इतिहास। अब बात याद रखना, पहले तो बात इसके ऊपर ही चर्चा की जाए कि यह है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा लिख लेना, प्राचीन काल की वह घटनाएं जिन्हें हम साक्ष्य के आधार पर पढ़ते हैं वही क्या है? इतिहास है। प्राचीन काल की वह घटनाएं जिन्हें हम किसके आधार पर लिखते हैं? साक्ष्य के आधार पर पढ़ते हैं, वही क्या है? इतिहास। सर साक्ष्य बोले तो क्या हो सकता है? साक्ष्य बोले तो जैसे हम बात करें प्राचीन सभ्यता, जैसे हम बात करें शिलालेख, क्योंकि इतिहास की जो जानकारी मिलती है वो हमें इन्हीं से मिलती है। और शिलालेख के आगे अगर हम बात करें तो जैसे हो गए अभिलेख। अभिलेख के बात करें कि और कहां से जानकारी मिलती है, तो अगर हम बात करें तो सिक्कों से भी हमें क्या है भाई? जानकारी मिलती है। सर और भी कहीं से जानकारी मिलती है क्या? ये मैं आपको थोड़े बहुत आंकड़े बता रहा हूं। इनके अलावा भी हमें जैसे ये जो मीनारें हो गई, भवन हो गए, मंदिर हो गए, पैलेस हो गए, दुर्ग हो गए, यह भी कहीं ना कहीं हमें जानकारी देते हैं। अब सुनिएगा, इतिहास जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है, इति प्लस हास। किससे बना है भाई? इति प्लस हास। देखो आप यूं किया करो मेरे प्रिय साथी, आप जब चैनल खोलो ना जीके बाय अजय सर, तो चैनल खोलने के बाद प्ले लिस्ट बनाया हुआ है मैंने। उस प्ले लिस्ट के अंदर आप देखो लिखा होगा, जैसे आपको सारी वीडियो चाहिए तो लिखा होगा राजस्थान का इतिहास, वहां से क्रमबद्धता से आपको सारी, आपको राजस्थान का भूगोल करना हो, कल्चर करनी हो, भारतीय इतिहास करना हो, साइंस जो भी करना हो, तो प्ले लिस्ट में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग मैंने बनाए हुए हैं। इति का मतलब होता है पूर्व, या हम कह सकते हैं प्राचीन। हास का मतलब होता है घटना या घटित। तो मैंने अभी एक बात बताई, इतिहास की परिभाषा, प्राचीन काल की वह घटना जिसे हम किसके आधार पे पढ़ते हैं? साक्ष्यों के आधार पे, वही क्या है? इतिहास।
इतिहास कुछ ऐसा ही हुआ था, नाम सुनने को मिलता है ना जी गुरुजी, तो ये भी याद रखना, ऐसा ही हुआ था। अब आइएगा इधर, प्राचीन सभ्यता की अगर हम बात करें तो सर सभ्यता क्या होती है? भारत की ऐसी सभ्यता जिसने पूरी सृष्टि को दिखा दिया कि वास्तव में लोग ऐसे भी आए थे जिनका रहना सहना इतना अच्छा था, आप पढ़ो ना तो हैरान हो जाओ, क्योंकि वर्तमान काल में भी ऐसी प्रणाली नहीं है कि जिस तरह से इन लोगों ने, क्योंकि सड़कें समकोण पर काटती थी, और राजस्थान में अभी तक एकमात्र ऐसा जयपुर जिला है जो पूरा का पूरा नक्शे में बसा हुआ है, अन्यथा 33 जिलों में से कोई ऐसा जिला नहीं है जो नक्शे पे नहीं बसा हुआ। तो ये उस समय में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हुआ करते थे। सभ्यता जैसे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन यह इंडिया लेवल पे आ जाती है, इसी का एक भाग था, और जिस सभ्यता का नाम था कालीबंगा सभ्यता। ये हम राजस्थान इतिहास के अंदर कालीबंगा, गणेश्वर, सारी आड़ और जितनी भी है सॉरी, लगभग मैं आपको 40 से 50 सभ्यताएं पढ़ाऊंगा, बस बने रहिएगा आप। बिल्कुल। शिलालेख, शिलालेख जो शिलाओं पर लेख लिखे गए वो ही क्या कहलाए? शिलालेख। राजस्थान का सबसे जो प्राचीन शिलालेख है, ये साथ साथ लिख लेना इनकी परिभाषा, छोटी छोटी 2-2 3-3 बातें हैं, बाकी हम इतिहास के अंदर और चर्चा कर लेंगे। शिलालेख, राजस्थान का सबसे प्राचीन जो शिलालेख है उस शिलालेख का नाम है बड़ली शिलालेख। यह वर्तमान के अंदर किस संग्रहालय के अंदर स्थित है? तो आप याद रखोगे अजमेर संग्रहालय में। बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट बात। अगर मेरे प्रिय साथीगणों हम बात करें अभिलेखों की, बिल्कुल किसकी बात करें? अभिलेख की। अभिलेखों के अध्ययन को पूछ लेते हैं क्या कहा जाता है? क्या भाई? अभिलेखों के अध्ययन को, तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। बड़ली शिलालेख जो है वो थोड़ा सा याद रखना 443 ईसा पूर्व का है, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह किस नदी के किनारे भाई? रावी नदी के किनारे, जिसकी खोज 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने की थी, और कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। बिल्कुल घग्गर नदी के किनारे है। अब सुनना, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सिक्के के अध्ययन, सिक्के के अध्ययन को बिल्कुल क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक। राजस्थान व भारत का सबसे जो प्राचीन सिक्का है वो है आहत, या हम कहते हैं जिसे पंचमारक। आहत व पंचमारक के जो सिक्के हैं वो राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं। बिल्कुल। प्रशस्ति, प्रशस्ति अगर हम बात करें क्या होती है, तब एक एग्जांपल देता हूं, सुनना ध्यान से। दुनिया एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। नाम तो सुना होगा, बिल्कुल सर सुना है, हाँ जी, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति को, राज को पकड़ो, देखो यहां से राज को, राज सिंह ने राजसमंद में, राजसमंद झील के पास लगवाया। बिल्कुल गुरुजी याद हो गया, ठीक है। तो इसी राज प्रशस्ति को कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति। बड़ी कैसे है? क्योंकि यह जो प्रशस्ति है वो 25 शिलालेखों पर है, और ये जो शिलालेख है वो कौन से रंग के हैं? काले रंग के। और काले रंग के जो शिलालेख है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? तो भैंसलाना जयपुर के प्रसिद्ध है। एक बात ये याद रखना। बिल्कुल सर। कितने श्लोक हैं? तो इसके अंदर जो श्लोकों की संख्या है वो कितनी है? 1914। अब आप कहोगे सर किस भाषा में लिखी गई है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। एक बात याद रखना, प्राचीन काल में सबसे अधिक जो साहित्य लिखे गए थे वो किस भाषा के अंतर्गत लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। अब सुनिएगा, राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। राजसमंद झील में जो उत्तरी 9 चौकी पोल ना उन पे लगी हुई है, और इस पर लिखा गया है
इसमें जो वर्णन मिलता है वह मिलता है मेवाड़ के इतिहास का। इसमें मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन मिलता है, लेकिन मेवाड़ के इतिहास में कुछ राजाओं का, जैसे बप्पा रावल से लेकर, बप्पा रावल भाई जिन्हें काल भोज माल भोज सोने के सिक्के, नागदा को राजधानी, बहुत अच्छी है चर्चा, सॉरी करेंगे धीरे धीरे आगे। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास जो है वो इसके अंतर्गत लिखा गया था। सर दिख रहा है क्या? इधर देखना, ये बड़ा यहाँ तक दिख रहा है, नीचे लिखा गया बिल्कुल। तो बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास लिखा गया, लेकिन बहुत ही शानदार अद्भुत बात यह है कि इसके अंदर कहीं भी रतन सिंह का नाम नहीं मिलता। ये वही रतन सिंह है जो मेवाड़ के चित्तौड़ के पहले साके में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब कहोगे क्या सर मेवाड़ का जो इतिहास था वो राज सिंह तक ही था क्या? नहीं, मेवाड़ का इतिहास आगे और भी जाता है। फिर आप कहोगे कि सर फिर और जो शेष इतिहास है यहां लिख देते हैं, मेवाड़ का जो शेष इतिहास है उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो बाकी का जो शेष इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है अमर काव्य वंशावली में। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं फिर यही बात का प्रयोग कर रहा हूं, आप मेरे से पूरा राजस्थान का इतिहास पढ़ें, जीवन में कोई भी परीक्षा के अंदर किसी एग्जामिनर में इतनी ताकत नहीं है कि आपको तकलीफ दिला दे। वास्तविकता है, रियलिटी है, क्योंकि वो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाह 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 वाह। चलो सुनो आगे ध्यान। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो राज रे को पकड़ो, रण छोड़ भट्ट, इतो बड़ो नाम गुरुजी करनो पड़ा को याद, नौकरी कौन लागनो? हाँ गुरुजी लागनो है, रण छोड़ भट्ट तेलंग। तो सर अमर काव्य वंशावली के रचयिता भी कौन है? तो इसके रचयिता भी कौन है? रण छोड़ भट्ट तेलंग। बात एक ही है, नाम अलग अलग, अलग अलग मतलब बात एक ही, मतलब ये भी एक ही है, सेम है, ये भी सेम है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है जो एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। बिल्कुल इतनी बात आपने अपने जहन में बिठा ली है, मैं उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया से समझ में आ गया है। बिल्कुल, अब आगे चलिएगा इतिहास को जानते हुए। तो ये आप इसको उतार लीजिए अच्छी तरह से, आप नोट्स बनाओ, मैं कह रहा हूँ पूरा करवाऊंगा, साथ साथ अभी से लग जाओ बनाने नोट्स, ये सारा नोट्स बना ले रोक के, और फिर कंटिन्यू उसी ताकत के साथ, क्योंकि आपके पैर वगैरह नहीं कंपनाने चाहिए, हाथ पैर फूल जाते हैं। पूरा इतिहास का नाम ले दिया, सर इतना डीप हम कैसे पढ़ पाएंगे? हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए, क्योंकि हम इस प्रतियोगी इस युद्ध की तैयारी अकेले नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे हमारे माता पिताओं की उम्मीदें भी तैयारी कर रही हैं। तो आप पूरी ताकत से इस संघर्ष को कंप्लीट करिएगा। बिल्कुल, चलो आइए जानते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी को सही ढंग से? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए फिर आगे हम रोचक तथ्य भी पढ़ेंगे, सुनते रहिएगा। अरे बहुत राजस्थान का इतिहास निराला है रे, बस कोई पढ़ाने वाला चाहिए, है या नहीं है? मैं आपको बढ़िया पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लियो, ठीक है? तो इतिहास के बारे में आगे जाने, हमने थोड़ा सा सामान्य परिचय के बारे में इसका अध्ययन किया। बिल्कुल, अब देखो इतिहास को पढ़ने से पहले आप थोड़ी सी 3 बातें और याद करो इसके अंतर्गत। बिल्कुल 3 बातें। क्या? इतिहास का पिता, या हम कहते हैं जिसे इतिहास का जनक, वो किसे कहा जाता है? इतिहास के जनक को 3 स्तर पर पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि विश्व यानी दुनिया के इतिहास का पिता कौन है, उसके बाद जानेंगे कि भारतीय इतिहास के पिता कौन है, और उसमें हमारे प्यारे व निराले राजस्थान का नाम आएगा कि राजस्थान इतिहास के जनक या पिता कौन है। सुनते रहिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर मेरे प्रिय साथियों हम बात करें विश्व इतिहास के जनक की,
तो विश्व इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। आ जाइए आगे भारत का जीवन पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास का जनक में कोई तकलीफ नहीं होगी, बै से भारत और बै से क्या हो जाएगा? वेद व्यास। तो भारतीय इतिहास का जनक कौन है? वेद व्यास। राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है कर्नल जेम्स टोड को। इसी कर्नल टोड को कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। अब सुनिएगा, थोड़ा सा अद्भुत लगेगा जानकर। इस याद कैसे करना है? देखो, विश्व का हीरो होता है, विश्व का क्या होता है? हीरो। तो हेरोडोटस। राजस्थान का जूनियर होता है यानी जेम्स टोड। बै से भारत, बै से ब्याद कर। वाह गुरुजी वाह, अरे छुड़ी ना क्यों आ गया था, इतिहास ही रटा दूंगा। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी भाई? पुस्तक। और इस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। सर क्या वेद व्यास ने? बिल्कुल राइट, वेद व्यास ने भी एक महाकाव्य लिखा था जिसे हम पढ़ते हैं किस नाम से? महाभारत के नाम से। किस नाम से पढ़ते हैं भाई? महाभारत। क्या कर्नल जेम्स टोड ने भी कुछ लिखा था क्या? बिल्कुल। कर्नल जेम्स टोड का सारा अध्ययन, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान का नामकरण, उसके अंतर्गत पूरा कर्नल जेम्स टोड को जानेंगे। तो थोड़ी सी बात बता देता हूँ। यह इंग्लैंड का निवासी था। इसे घोड़े वाले बाबा वह राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसकी पुस्तक जो पहली पुस्तक थी उसका नाम था द लॉस्ट एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 2 भागों में हुआ था। एक तो 29 के अंदर किया गया था 1800, और एक 1832 में। 2 भागों में प्रकाशन किया। पहला नाम था द लॉस्ट एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरी बार जो प्रकाशन हुआ वो हुआ द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इस नाम से। बिल्कुल। अब सुनिएगा मेरी बात आगे ध्यान से। कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक को अपने गुरु को समर्पित किया था, और इसके गुरु का नाम था ज्ञानचंद। बहुत इंटू ओलंपस का, बहुत सारी बातें, सारी चर्चा करेंगे। एक बार इसका जीवन यहाँ तक ही पड़ा रहने दीजिए। बिल्कुल सुनिएगा अब आगे बात, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसने राजस्थान के 3 नाम से नवाजा। जो हमारा राजस्थान नाम है वो किसने दिया? वो कर्नल जेम्स टोड ने दिया। लेकिन इस राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड से पहले हमारे बहुत व्यक्तियों ने किया था, जिसमें नाम आता है मोहनौत नेणसी का, जिसमें नाम आता है बीरभान का। मैं थोड़ी सी आपको इनकी बातें बता देता हूं। देखो, मनौत नेणसी ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, केवल राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था इसने। अब यह जो शब्द है यह इसने बताते हैं कि इस भूभाग के लिए, अब स्पष्ट नहीं कर पाए, क्या पता इसने इस भूभाग के लिए किया गया हो, या हो सकता है कि राजा के स्थान के लिए, मतलब कोई भी, अभी इसे स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। यह जो मनौत नेणसी थे यह किसके दरबार में थे? जसवंत सिंह के दरबार में थे। और इसी मनौत नेणसी को राजपुताने का या राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था ये वही मनौत नेणसी है, जिसको जनगणना पहले की, इसलिए इसको जनगणना का अजगर भी जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है। किसे? मनौत नेणसी को, क्योंकि इसने छोटे मोटे आंकड़े अपनी इसके अंदर है नेणसी ख्यात के अंदर दिए। दूसरा ग्रंथ लिखा था। ये मैं सारी बातें बताऊंगा, अभी आपको मैं बोल के बता रहा हूँ, आप सोचोगे सर पूरा अध्ययन नहीं करवाएंगे। मैं दावे के साथ फिर कह रहा हूँ, आपको पूरा बताऊंगा। मैं एक बार जैसे जैसे नोट्स बना रहा हूँ वैसे बना लीजिए, ठीक है? हाँ जी। तो मनौत नेणसी ने दूसरा मारवाड़ प्रगनारी विगत लिखी, जिसे राजस्थान का गजेटियर ग्रंथ भी कहा जाता है। बीरभान ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजरूपक। तो बताया जाता है कि इसके अंदर राजरूपक के अंदर राजस्थान नाम का उल्लेख दिया था। ये उल्लेख जो दिया इसने वो 1731 ईस्वी में दिया था। लेकिन यह जो राजस्थान शब्द का उल्लेख देता है यह बताता है कि यह राजस्थान को कहता था राजा का स्थान। यह भी कोई भूभाग के लिए नहीं दे रहा है, मतलब राजा का स्थान, राजा रहता था उस भूभाग के लिए, पूरा राजस्थान का नहीं दिया इसने। राजस्थान राजा का स्थान या राजा की राजधानी।
इसने राजस्थान को क्या बताया है, राजा का स्थान या राजा की राजधानी। ये बिल्कुल राइट बात है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत ये आगे वर्तमान की परीक्षाओं के अंदर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। अब जानते हैं आगे इसी के बारे में। बिल्कुल। और राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी कौन सा माना जाता है, नैनसिरी ख्यात को। सुनते रहिएगा आगे बात। अब हम जानेंगे कि जो हमारा राजस्थान है ये कितने नाम से राजस्थान बना। यानी आज जो हम इस भूभाग का राजस्थान नाम देख रहे हैं, तो इसका ये जो राजस्थान नाम आया वो कैसे आया, तो इसको जानते हैं। हम पढ़ेंगे राजस्थान का नामकरण। क्या पढ़ेंगे भाई, राजस्थान का नामकरण। बिल्कुल। राजस्थान के नामकरण के अंदर बात करें तो राजस्थान का जो सबसे प्राचीन नाम मिलता है वो क्या मिलता है, तो मेरे प्रिय साथियों सबसे प्राचीन जो है वो वेद है। और सबसे प्राचीन जो नाम मिलता है वो वेद के अंदर मिलता है, क्योंकि हमारा सबसे प्राचीन जो वेद है उस वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर राजस्थान का जो नाम मिला है वो मिला है ब्रह्मवर्त। क्या नाम मिला है, ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त बताया जाता है कि गंगा जो नदी है, गंगा व सरस्वती नदी के मध्य क्षेत्र को कहा गया है। हम ऐसे लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, सरस्वती व गंगा नदी के मध्य क्षेत्र को क्या कहा गया है, ब्रह्मवर्त। तो राजस्थान में इनके मध्य सरस्वती आती थी राजस्थान में। बिल्कुल सर, प्राचीन नाम ये। अब अगर हम बात करें, हमारे पास नाम आया ऋग्वेद, तो ये नोट लगा के बातें लिखना, कुछ बातें। ऋग्वेद, ऋग्वेद की अगर हम चर्चा करें तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। बीडी हरा मंडल कौन है, ये मंडल है। 1028 सूक्त है, यानी ये मानो 10 पाठ है, इतनी लाइन है। और 1028 मान लो यहाँ श्लोक सा है, और 10,462 ऋचाएं हैं। ये लाइन ना कह सकते अपने, इतना कुछ है। 10 मंडल की अगर हम बात करें तो इसके जो 10वें मंडल के अंदर उल्लेख मिलता है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का, 9वें मंडल में सोम देवता का, 8वें मंडल में वो जो युद्ध हुआ था दशराग युद्ध का वर्णन है। वो सारी बातें हम भारतीय इतिहास भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में देखना, प्राचीन भारतीय इतिहास अलग अलग बढ़ाए हुए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, तो वो आप वहाँ से अपने कर सकते हैं। इसमें बस ये इतने ही लिखना है, नोट लगा के थोड़ा सा हमें इसका पता लग जाए। 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त का वर्णन है, और इस पुरुष सूक्त के अंतर्गत मानव जो पुरुष सूक्त विराट पुरुष को, इससे 4 जातियों की उत्पत्ति मानी है। कितनी जातियों की भाई, 4 जातियों की। बिल्कुल। अब मास्टर ने चित्र चुत्र तो इसे यहाँ बढ़ाना, चित्रों के लिए नो पानी मान लियो ओ कोई है, ठीक है। तो इसके जो मुख से जाति पैदा हुई, इसके मुख से जो निकले वो निकले थे ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणों की उस समय बहुत भारी मांग थी। अगर हम बात करें इनकी भुजाओं से एक जाति निकली जिससे हम क्या पढ़ते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय कहाँ से निकले थे, इस विराट पुरुष के भुजाओं से। अगर हम बात करें जांघों से, तो जांघों से एक जाति निकली जिसका नाम था, मुख से ब्राह्मण क्षत्रिय, जांघों से जो निकले वो निकले थे वैश्य, और चरणों से जो जाति निकली उसका नाम क्या था, शूद्र। क्या नाम था, शूद्र। सबसे जो बड़ी उस समय की जाति थी वो किनकी, क्योंकि कोई भी कार्य करते थे इनसे पूछकर होते थे। और क्षेत्रीय जो आपको पता ही है, युद्ध वगैरह में जितने भी राजपूत राजा पड़ेंगे वो क्षेत्रीय थे। बिल्कुल, जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है पूछ लेंगे, भुजाओं से। और राजपूत जो है वो किसके वंशज हैं, इन क्षेत्रीय जाति के। और ये बात भी आप ध्यान में रखना, राजपूत की उत्पत्ति जो वो किस है, कहाँ से है, भुजाओं से, क्षेत्रीय है ना। तो इसके अंदर ये कुछ सिस्टम है।
बात याद आ गई क्या? समझ में, इसको जहन में रख लेना। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है सर? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो नाम है वो मिलता है ब्रह्मपुर। इसके बाद रचना होती है किसकी भाई? सर इसके बाद आई रामायण। रामायण बाजा बजाता ना, रामायण। रामायण के अंदर राजस्थान का जो नाम मिला है वो मिला है मरुकांतार। राजस्थान का जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया है? मरुकांतार। और रामायण की अगर चर्चा करें तो रामायण की रचना जो है वो की थी, किसने की थी? बोलिए भाई। सर रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। बिल्कुल की थी। पूरा नाम क्या था? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना की? तो महर्षि वाल्मीकि ने रचना की थी भाई किसकी? रामायण की। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, नोट लगा के लिखो। क्या सर? चलो पहले मैं आपको इसकी बात बताता हूँ, महर्षि वाल्मीकि की, फिर मैं बताता हूँ नोट वाली बात। महर्षि जो वाल्मीकि है वह सहरिया जनजाति के गुरु हैं। किस जनजाति के गुरु हैं? सहरिया जनजाति के गुरु। महर्षि वाल्मीकि का जो मेला भरता है वो कहाँ पर भरता है? तो इनका जो मेला भरता है वह भरता है सीताबाड़ी के अंदर। और सर सीताबाड़ी कहाँ पर है? सीताबाड़ी मेरे प्रिय साथियों बारा के अंदर है। और इसी सीताबाड़ी के मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ये वही सहरिया जनजाति है। सहरिया जनजाति का क्या कहा जाता है? कुंभ। सहरिया जनजाति सर्वाधिक जो निवास करती है वह भी किस जिले में करती है? तो आप कहोगे सर 12 में। 2 नंबर पे नाम आए तो कोटा के अंदर देखने को मिल सकती है। लगभग कहाँ रहती है? 12 में। अगर सर हमसे एग्जामिनर ने प्रश्न पूछ लिया, बोलो भाई क्या पूछ लिया, कि राजस्थान या आप कह सकते हो कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? सर ये प्रश्न बहुत डाउटफुल रहता है, आप थोड़ा इसको हमें कवर कराइए। बिल्कुल कराएंगे भाई, सुनिएगा। राजस्थान या कलयुग का वाल्मीकि जो है वो कहा जाता है किसको? हरिदास जी को। किसको कहा जाता है? हरिदास जी को। ये वही हरिदास जी हैं जिसने स्थापना की थी निरंजनी संप्रदाय की। और ये जो निरंजनी संप्रदाय है इसकी जो मुख्य पीठ है वह गाडा डीडवाड़ा के अंदर, कहाँ, किस जिले के अंदर है? नागौर में। किस संप्रदाय की? तो निरंजनी संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे? हरिदास जी। बिल्कुल आपको बढ़िया समझ में आ रहा है जी सर। अगर मेरे प्रिय साथियों अगर हम बात करें रामायण, तो इसको इतना आप एक बार लिखो, फिर हम आगे रामायण की चर्चा करते हैं। रामायण के अनेकों अनुवाद हुए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अनुवाद किस किस ने किए थे। बिल्कुल आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ में। देखो रामायण के अगर हम क्या देखें अनुवाद, किस किस भाषा में किसने अनुवाद किया, बिल्कुल सुनिएगा ध्यान से। अनुवाद की अगर हम बात करें प्रिय साथियों तो रामायण के अनेकों अनुवाद में हुए हैं। जैसे हम बात करें रामायण का जो फारसी अनुवाद है वो किसने किया था? तो रामायण का जो फारसी अनुवाद है वह किया था बंदा यूनि ने। बिल्कुल राइट बात है। अगर आपसे पूछ ले कि रामायण का राजस्थानी अनुवाद जो है वो किसने किया था, तो जो रामायण का राजस्थानी अनुवाद किया था वो किया था अनुवंश सिंह किंकर ने। अनुवंश सिंह किंकर ने राजस्थान का ये अनुवाद राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था। अगर हमसे प्रश्न पूछ ले कि हरियाणवी
अनुवाद जो किया था वो किसने किया था? तो यह बात भी याद रखना, रामायण का जो हरियाणवी अनुवाद है वो कौन करता है? अली बख्श। अब आप कहोगे क्या सर जापानी अनुवाद भी हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है भाई, जापानी अनुवाद। जापानी जो अनुवाद किया था वह किया था रास बिहारी बोस ने। किसने किया था भाई? रास बिहारी बोस ने। बिल्कुल ये है इस रामायण के क्या है भाई? अनुवाद। क्या देखने को मिलते हैं हमें? अनुवाद। बिल्कुल मेरे प्रिय साथियों, तो हम उम्मीद करेंगे राजस्थान के नामकरण में सबसे प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त राजस्थान का, उसके बाद रामायण के अंदर क्या नाम मिलता है? मरुकांतार। वीडियो में हमारी जो ये क्लास है ये ज़्यादा लंबी है, बस मान के चलना इसकी एवरेज रहेगी क्लास की 30 से 40 के बीच में। क्यों सर? देखो मैंने ये चीज़ देखी है, हम कभी खुद भी पढ़ा करते थे। बच्चे की प्रिय साथीगण की कोई भी जो देख रहा है, चाहे मेरे से बड़ा आदरणीय देख रहा हो, कोई भी साथी है, पढ़ने की जो पूरी की पूरी कल्पना होती है मोबाइल के अंदर वो 30 से 40 मिनट की होती है। अगर मान लो इसके बाद भी आप अगर ताकत के साथ देखना चाहो आप देख लोगे, मैं मानता हूँ, लेकिन ये तो कभी एक होती है, जैसे मान लो किस दिन मैंने कंप्लीट राजस्थान का इतिहास कराया, कंप्लीट राजस्थान का भूगोल कराया, वो अलग होती है एग्जाम के समय। लेकिन अब समय तो इसके अंतर्गत करोगे ना आप जो भी, तब आपको सारी जो बातें हैं वो क्या रहेंगी? याद रहेंगी। बिल्कुल साथ साथ आप पढ़ते हैं, क्योंकि फिर हमें याद भी करना है। अब मेरी बात सुनो, आपको करना क्या क्या, मैं ये बातें बता देता हूँ। पहली बात, जितना कंटेंट मैंने करवा दिया इससे बिखेरे नहीं। अब आप कहीं उस किताब में देखोगे, उस किताब में देखोगे, मैं बहुत हूँ, मैं काफ़ी हूँ किताबों का अध्ययन करने के लिए। आप सिर्फ अपनी ताकत से पूरा पढ़ने पर, कंटेंट पर ध्यान दीजिए, उधर उधर की फालतू में। अब मान लो आपने किसी और किताब में देखा और वहाँ कोई एक लाइन फालतू मिली तो सोचोगे क्या सर ने इस लाइन को छोड़ दिया, बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है? मेरे साथी, जो मैंने छोड़ा है मान लो अंतिम रूप से, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ उन्हें एग्जामिनर को अंतिम रूप से छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल छोड़ देंगे तो जितना मैं आपको करवा रहा हूँ अच्छी तरह से नोट्स, क्योंकि अब मान लो मैं एक बात हो सकता है यहाँ ना बताऊँ, लेकिन आगे कुछ ही टॉपिक के अंदर वो बात आ जाए। पूरा करने के बाद आप कोई भी पेपर करके देखना, राजस्थान का सबसे बड़ा आरएस का पेपर होता है। मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर मेरे से आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ लिया तब आप राजस्थान के अंदर मेंस लिखने की ताकत औकात रख सकते हो। बिल्कुल प्रिय साथीगण, और इस क्लास के अंदर आपको कुछ ऐसे कड़वे शब्द भी सुनने को मिलेंगे, कहोगे सर तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है ये शब्द ना बोलूं तो एक शिक्षक होने का मैं फ़र्ज़ नहीं निभा रहा। तो मेरे प्रिय साथियों, आप बुरा ना मानिएगा, बस जुड़े रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो 30-40 मिनट वाला वो याद भी हो जाता है, हम नोट्स भी अच्छी तरह से बना पाएंगे। बिल्कुल इसी क्लास को देखने में मैं दावे से कहता हूँ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो 1 घंटे से ऊपर समय लग जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि समझ के बनाएंगे अच्छी तरह से, तो ये बात है। अब फिर मैं कुछ 2-3 जानकारी दे देता हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, रखिए और सब्सक्राइब कौन करो थे, लाल बटन आवा नहीं जी ना अभी ने, और फिर शेयर वेयर कर दे करो अपने दोस्तों को, क्योंकि मैं इस क्लास से कैसे प्रभाव हुआ हूँ। पहले मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, तो मैंने सोचा यार मेरे लिए आप इतना कुछ कर रहे हो। एक सपना जी नागर है सूरतगढ़ से, उन्होंने मेरा एक चित्र बनाया, और एक अनीता जी हैं अपने गंगानगर से, इन्होंने एक चित्र बनाया, और कुछ और भी प्रिय साथियों का बहुत से, कुछ का नाम याद नहीं है, बहुत सहयोग मिल रहा है। तो इस करके मेरे को लगा कि मैदान के अंदर उतरना चाहिए, तो कंप्लीट करवाऊंगा बिल्कुल निःशुल्क। कोई जो कहोगे वो टॉपिक निःशुल्क करवाया जाएगा, कोई के चार्ज लिया है कोई नहीं, बिल्कुल। तो साथियों बने रहिएगा और मिलते हैं। और आप कुछ कह रहे थे टेलीग्राम से सर जुड़ा कैसे जाए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, और वहीं मेरे मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे आपको, व्हाट्सअप भी हैं और कॉल वाले भी हैं। ठीक है मेरे प्रिय साथीगण, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।